जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये यूपीपीएससी आरओ जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ या अन्य जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, नियर फ्यूचर में जो भी परीक्षाएं आएंगी, चाहे वो किसी स्टेट की पीएससी हो, ठीक है, स्टेट पीएससी हो, या फिर आपका वनडे एग्ज़ाम्स हो, ठीक है, या एसएससी का हो, जीडी का हो, किसी का भी हो, ठीक है, सभी जगह जहाँ पे जीएस अगर आएगा और पॉलिटी के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे, तो ये आपको बहुत ही कारगर साबित होगी। ठीक है, ये सीरीज़ का 5वां वीडियो है। अगर आपने इसके पहले 4 वीडियो जो ऑलरेडी जो अपलोडेड है नहीं देखा है तो देख लीजिए। बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने बताई हैं। पीडीएफ में जो है वो तो बताता ही हूँ मैं, उसकी व्याख्या भी करता हूँ, साथ में कुछ ऐसे फैक्ट्स भी बताता हूँ जो इसमें नहीं है, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी मैं बताता हूँ। तो इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा बढ़ाइए आगे। ठीक है, बढ़ाते रहेंगे तो मोटिवेशन मिलता रहेगा और नए नए वीडियोज़ आते रहेंगे। ठीक, तो इसको बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम शुरू करते हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था का है ये वीडियो। ठीक, चलिए, ये दृष्टि जो घटना चक्र की जो जीएस दृष्टि है उसकी है ये। ठीक है, वो उसी को मैं बता रहा हूँ आपको। पिछले वीडियो में हमने बता दिया था, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, 4 वीडियोज़ हैं, उनको देख लीजिए। अगर नहीं देखा है तो आप अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। ठीक है, उसको देखिए आप लोग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट्स बताए हैं। देखिए, अगर कोई सा भी वनडे एग्ज़ाम्स हो, स्पेशली मैं अगर यूपी पीसीएस की बात करूँ या यूपी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी से हों या इससे हों, पॉलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, पॉलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, और अगर आप इनको सही कर ले जाते हो, और ज़्यादातर यही होता है कि जिनका भी प्री सिलेक्शन होता है, जिनका भी प्री में सिलेक्शन होता है किसी भी मतलब एग्ज़ाम में, उनका पॉलिटी मजबूत होता है और उनके एक भी क्वेश्चन या हार्डली मतलब एक आध क्वेश्चन गलत हों, अदरवाइज़ सारे के सारे क्वेश्चन सही होते हैं। पॉलिटी के अगर आपके क्वेश्चन सही हो गए, एक पॉलिटी और एक जो है आपका साइंस, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे टॉपिक हैं जिनमें बहुत कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है। ठीक है, इसमें क्या है, आपको वही चीज़ें बार बार घुमा फिरा के वही चीज़ें पूछी जाती हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही ये आपको सारे सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन अगर वो किसी भी तरीके के बनाएगा आपको, अगर आपने पीवाईक्यू ढंग से लगा रखा है, ठीक है, 5 साल 8 साल 10 साल का पीवाईक्यू लगा रखा है, तो आप यकीन मानिए कि सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, साइंस और पॉलिटी के। और इनको दोनों को मिला करके करीब 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दोनों को मिला करके। तो इस वजह से आपका जो चांस है वो बहुत ब्राइट हो जाता है प्री निकलने का। ठीक, तो आरओ में भी आपको जो री एग्ज़ाम होना है दिसंबर में, उसके लिए यूपी पीसीएस और सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। संघ और उसका राज्य क्षेत्र हम देखते हैं। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पता करते हैं। तो ये भाग, संविधान का जो भाग है, ठीक है, मैं भाग और ये सब मैंने बता रखा है, अनुसूचियाँ, भाग, ठीक है, अनुच्छेद, ये सारे उसमें बता रखे हैं। ये भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद हैं। ठीक है, इनके बारे में दिया गया है। ठीक, इसी में बोला गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अभी आपने देखा होगा, न्यूज़ में था कि इंडिया जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है उसको भारत कर दिया गया है। ठीक है, इस पर बड़ा ही बवाल हुआ लोगों को, मतलब या तो जानकारी नहीं है, संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, या तो वो जानना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ लिखी हुई है संविधान में, भारत कहिए, इंडिया कहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नाम परिवर्तित नहीं हुआ है, एक के बजाय दूसरा लिया गया है, बस इतना ही हुआ है। लेकिन लोगों को इस तरीके से भरमाया जाता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। मतलब आप समझिए कि जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी, वो भी मतलब वो भी अगर भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान का जो है, ये संविधान के जो अनुच्छेद वगैरह हैं, उनको अगर ढंग से पढ़ लें तो भी बहुत सारी चीज़ें जानकारी हो जाएं उनको, अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, सरकार की नीतियाँ कैसे बनती हैं, क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएँ। तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। ये याद रखिएगा, इनसे बहुत सवाल बनता है, भाग से, अनुसूची से, ठीक है, इनसे भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 1 में ये दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 में क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 के तहत की जाती है। तीसरे में है कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्य के क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन करके, जैसे अभी तेलंगाना बना लेटेस्ट, ठीक है, उसके पहले
जो उत्तराखंड, झारखंड और ये सब बने हैं, छत्तीसगढ़। ठीक। चौथा क्या है? चौथा बोला जाता है कि ये जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी विधियाँ बनाई गई हैं, वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत उसमें संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। समझ गए? जो भी संविधान में संशोधन होता है, ठीक है, संविधान संशोधन के कई तरीके हैं, आगे आपको पता चलेगा। इसमें मोटा मोटा जानिए कि संविधान संशोधन जो है वो प्रक्रिया दी हुई है किसमें? अनुच्छेद 368 में। लेकिन जो ये नए राज्यों का प्रवेश होगा या नए राज्यों का जो एक राज्य को तोड़कर या उसको उसकी सीमा कम करके एक अलग राज्य बनाया गया, दो राज्य को मिलाकर एक अलग राज्य बनाया गया, ये दोनों जो संशोधन होते हैं ये आपका इसके अंतर्गत नहीं माना जाएगा। ठीक है, यही चीज़ बताया गया है अनुच्छेद 4 में। ठीक, याद रखिएगा। इसमें भाषाई प्रांत आयोग सबसे पहले कब गठित हुआ था? 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में, पूछा गया है। ठीक है, ये राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर इन्होंने बताया था। ठीक, राज्य पुनर्गठन आयोग कब 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 गठित हुए, क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें अभी देख लीजिए। ठीक है, इनसे प्रश्न बहुत पूछता है। गठन जो है ये जैसे एक हुआ था 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में। इसके अन्य सदस्य पूछता है 1953 वाला जो ये फजल अली, ठीक है, के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये मतलब 1953 में गठित हुआ था ये। इसमें जो है ये 1955 में अनुशंसा दी थी कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन कर दिया जाए, इस तरीके से इन्होंने बोला था। ठीक है, और पहला जो राज्य बना था भाषाई आधार पे वो कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद बनती है जेवीपी कमेटी। ये सब राज्य पुनर्गठन पे ही बन रहे हैं सब। ठीक है, जेवीपी 1948 में बनती है। इनका क्रम पूछता है तो ये पहले ये इसके धर वाला बनती है जून में, और ये 1948 में ही दिसंबर में बनती है ये जेवीपी कमेटी। उसके बाद ये जो फजल अली वाला है ये 1953 में आता है। बीच में भी शायद एक आध है। तो जेवीपी में कौन कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं और पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वो अस्वीकृत कर दिया था बेसिकली जब ये बना था। लेकिन जब फजल अली ने कर दिया कि भाई भाषा आधार पर बनाया जाए, तो फिर आगे बनाए गए राज्य। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन का जो है ये तात्कालिक बता रहा है कि कैसे गठन हुआ। तात्कालिक कारण देखिए, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ है वो तात्कालिक कारण क्या था कि पोट्टी श्री रामुलु, ये श्री रामुलु थे, उनकी 56 दिनों की जो भूख हड़ताल थी उनकी उसमें मौत हो गई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, तत्काल मतलब इसका गठन कर दिया गया था 1953 में, क्योंकि ये बहुत दिनों से बोल रहे थे कि ये आंध्र जो है वो ये अलग राज्य बनाया जाए। ठीक है, अलग राज्य भाषा के आधार पर, विशेषता ये भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य बना, ये पूछा भी गया है ये। ठीक है, उसका जो आंध्र प्रदेश का भी विभाजन हुआ कब? 2014 में आके तेलंगाना के रूप में, लास्ट यही बना था। ठीक, याद रखिएगा। प्रमुख राज्यों के गठन की तिथि याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये, 5 स्टार क्वेश्चन बनते हैं ये, आपको ये क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए देता है। ठीक है, क्रमबद्धता, तो याद रखिएगा। सबसे पहले अगर पूछा जाए तो ये बना था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर गुजरात, फिर नागालैंड, हरियाणा। ठीक है, ये क्रम याद रखिएगा। फिर हिमाचल प्रदेश, मेघालय। ठीक, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। ये ईयर याद रखिएगा, इनके याद कर लीजिए, कैसे भी करके याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चाहे ट्रिक बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। संसद, जैसे एक तो साधारण बहुमत से किया जाता है संशोधन, दूसरा होता है किसी राज्य ये साधारण बहुमत से राज्यों का निर्माण होता है, ये कर सकती है। ठीक है, संसद किसी राज्य का भारतीय संघ में विलय, वो भी ये कर सकती है साधारण बहुमत से। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं। ठीक, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया। जो फजल अली के अध्यक्षता में ये बना हुआ था ना 1953 वाला ये आयोग था, इसमें के.एम. पणिकर, उनका नाम भी याद रखिएगा, और हृदयनाथ कुंजरू, दोनों का नाम याद रखिएगा, पूछता है। दादर नगर हवेली तथा दमन दीव, ये दादर नगर हवेली और दमन दीव को ये 2019 में इनको एक कर दिया गया। ठीक, अनुच्छेद 240(1) गा के तहत इनको बना दिया गया, दोनों संघ राज्य क्षेत्रों का विलय कर दिया गया, एक ही हो गया। ठीक है, और आपको याद होगा 2019 में ही जम्मू कश्मीर को तोड़ करके दो, मतलब एक स्टेट उसमें बना दिया गया, एक यूटी बना दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दो बनाए गए थे, उसमें से एक में विधानसभा रहेगी, एक में नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे 6 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त जो विशेष संवैधानिक स्थिति थी उसको समाप्त कर दिया गया।
अभी देखिए कि इसी के विरोध में, और यहाँ पे अभी चुनाव भी होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना कि सितंबर 2024 तक आपको वहाँ पे चुनाव कराकर विधानसभा का गठन करना होगा। तो अभी चुनाव कि जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है जो चुनाव कराने का, वैसे वैसे देखिए आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। मतलब वहाँ पे ऐसा हो करने की प्रयास कर रहे हैं आतंकवादी जो अराजक तत्व हैं, और वो प्रयास उनका ये है कि वहाँ पे चुनाव न होने पाए इस तरीके का। लेकिन भारतीय सेना भी मतलब कड़ी जवाब दे रही है, कड़े शब्दों में, ठीक है। गोली का जवाब गोली से ही दे रही है। हालांकि वीरगति को भी प्राप्त हो रहे हैं अपने सैनिक, दुखद बात है ये। तो उस पर भी कुछ हो सकता है कि सरकार कुछ कार्रवाई करे, देखते हैं। अनुच्छेद ये जो 370 था इसको भी निरस्त कर दिया गया था, और 35A ये सब विशेष प्रावधान देते थे जम्मू कश्मीर को, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को जो है ये जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया। एक तो जो ये जम्मू कश्मीर और एक ये लद्दाख, ठीक। अभी भी वही स्थिति बनी हुई है अनटिल अनलेस की अभी जब चुनाव होगा उसके बाद हो सकता है कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मिलेगा। हो सकता है आगे मिल जाए। यदि भारत के किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जाता है तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके लिए एक वाद भी चला था, ठीक है। ये बेरूबारी वाद जो हुआ था, बेरूबारी संघवाद क्षेत्र, ये बेरूबारी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपना था। कब सौंपा गया था? ये 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था, तो इस पर केस कर दिया गया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इसमें कि भाई ठीक है आप दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में। तो ये दोनों संविधान संशोधन याद रखना, एक 9वां और एक ये 100वां, ठीक है। ये भी कुछ भारतीय क्षेत्र जो है वो बांग्लादेश को सौंप दिए गए थे, ठीक। तो ये याद रखिएगा, सौंप दिए गए थे मतलब ये नहीं था फ्री में, कुछ चीज़ें हुई थी जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कि यहाँ से आप मेरा ले लेंगे, यहाँ से मैं इधर से, ऐसे ऐसे कुछ हुआ था, ठीक। चलिए परीक्षा के दृष्टि से देखिए कि कौन कौन सा क्या क्या हुआ था, फटाफट देख लेते हैं। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, ये अनुच्छेद 11 में दिया हुआ है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया संसद कानून द्वारा। अनुच्छेद जो 15, 16, 19, 29, 30 ये जो अनुच्छेद हैं इनका याद रखिएगा। 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके अलावा जो अन्य 14 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, ये सारे अधिकार जो हैं, 25 से 28 हो गया, ये सारे अधिकार आपके सभी को प्राप्त हैं। नागरिक प्लस जो विदेशी आते हैं उनको भी प्राप्त हैं। लेकिन ये जो 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 हैं, ठीक है। ये 5 अधिकार ऐसे हैं, मौलिक अधिकार, जो कि सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही मिलते हैं, ठीक है, और कोई इस पर क्लेम नहीं कर सकता। सिक्किम को देखिए, ये 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, तो ये सह राज्य के रूप में शामिल हुआ था। लेकिन 36वां संविधान संशोधन करके इसको 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 के जरिए 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था, याद रखिएगा। अभी हम भाग 2 में आ गए, ठीक है। भाग 1 हमने पढ़ा था, क्या था वो? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसके बारे में हमने जानकारी ली कि किस अनुच्छेद में क्या है, ठीक है, और किस तरीके से राज्यों का गठन हुआ। अभी हम संविधान के ही भाग 2 में आ गए, जिसमें कि नागरिकता के बारे में सारे प्रावधान किए गए हैं। 2 अनुच्छेद इसमें जो है 5 से लेकर 11 तक प्रावधान किए गए हैं कि कौन से कहाँ से कैसे आने पर जाने पर आपका जो नागरिकता है वो आएगी जाएगी या कैसे ले सकते हैं, ये सारे बताए गए हैं उसमें, ठीक। तो ये नागरिकता जो है अपने भारत में 2 तरह के लोग हैं। एकल नागरिकता का तो प्रावधान है ही है भारतीय संविधान में, लेकिन भारत में 2 तरह के लोग, एक तो नागरिक, भारतीय नागरिक, और एक विदेशी, ठीक, याद रखिएगा। तो ये, और नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 एक जो संशोधन हुआ था शुरुआत में ही 1955 में, उसमें बहुत बार उसमें संविधान संशोधन करके कुछ चीज़ें जोड़ी गई। उसमें 8-9 संविधान संशोधन हुआ है। जो लेटेस्ट है वो यही है, जो CA आप सुन रहे हो ना, CA का जो बड़ा वो चल रहा है कि बड़ा विरोध भी हो रहा था ना CA और NRC का, ठीक है। तो ये वही है CA। इसके बारे में याद रखिएगा, अभी फिर चर्चा में रहा क्योंकि अभी इसको लागू कर दिया। ये तो बन गया था 2019 में ही, लेकिन अधिसूचना अभी लागू की गई है, ठीक है। इसको लागू करने के लिए अधिसूचना जो है वो अभी जारी की गई है, याद रखिएगा। ये मार्च में शायद जारी किया था, 1 मार्च या 3 मार्च से है, ठीक है।
तो वो डेट याद रखना, क्योंकि डेट पूछ सकता है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी हैं कुछ तथ्य। देखिए ये संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना उबंधित है, तो कहाँ पे? ये अनुच्छेद 11 में। भारत, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी नागरिकता से संबंधित जो भी नियम कानून है वो कौन बनाएगा? वो संसद बनाएगी, ठीक है, और कोई नहीं बनाएगा उसको। राज्य का इसमें कोई अधिकार है ही नहीं। जो राज्य बोल रहे थे अभी, आपने देखा होगा, मैं मतलब लॉजिकली बता रहा हूँ कि जो राज्य जिन राज्यों ने भी बोला कि मैं अपने यहाँ सीए नहीं लागू करने दूंगा, उनके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। आप संविधान, आपने संविधान पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आपका ये अधिकार क्षेत्र है ही नहीं, तो आप उसको मना कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो सीए जो है वो किसका कार्य है? संसद का, ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 किसके द्वारा पारित किया गया था? तो संसद द्वारा, ठीक है। दोहरी नागरिकता की राज्यों के लिए पृथक नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया अमेरिका और स्विट्जरलैंड में। ये वहाँ पे है, अमेरिका में आपको राज्य की अलग और उसकी अलग दोनों नागरिकता रहेगी, ठीक है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा ये 11 दिसंबर 2019 में पारित हुआ था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम। नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं 5 से लेकर 11 तक, उनमें क्या क्या प्रावधान है वो देख लेते हैं हम। 5वें में है कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय नागरिकता के बारे में प्रावधान, ठीक है। 6 में है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले यानी यहाँ आने वाले, और 7 में है कि जो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले यानी जो यहाँ से वहाँ चले गए, उनके विषय में है जानकारी। 8 में है कि जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के जो NRI होते हैं वो, विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने वाले जो भारतीय हैं, नागरिकता उनका स्वतः समाप्त हो जाती है। यानी कि आप बाहर गए, अमेरिका में रहने लगे, ठीक है, वहाँ रहे आप 8-10 साल रहे, जो भी रहे, और वहाँ आपने अप्लाई कर रखा है सिटीजनशिप के लिए, आपको मिल गई, तो आपकी वो यहाँ की जो भारतीय नागरिकता है वो ऑटो में समाप्त हो जाएगी। मतलब फिर आप यहाँ आकर ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 मैं तो इंडियन सिटीजन हूँ, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते आप। 10वें में क्या है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, वो 10वें में है। और 11वां जो होता है, 11वां भी है इसमें, ये देखिए 11वां क्या है, वो संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि वही बनाता है। नागरिकता की प्राप्ति और अंत कैसे कैसे होती है, क्या क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण है, ये मेंस का भी टॉपिक है, याद रखिएगा, इस तरीके से मेंस में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले है कि भारतीय नागरिकता के आधार क्या क्या हैं, मतलब किस किस तरीके से आपको नागरिकता प्राप्त होती है। तो देखिए, एक तो होता है जन्म से, कि आप भारत में हैं, आप भारत में पैदा हुए, तो आपका जन्म जो है, ये नागरिकता जो है आपकी भारत में है, भारतीय है। एक होता है वंश परंपरा से, एक होता है पंजीकरण करके, ठीक है, एक होता है देशीकरण से, और एक होता है अर्जित भूमि के समामेलन से, ठीक है। तो ये 5 तरीके बताए गए हैं कि कैसे आप भारतीय नागरिकता आपको प्राप्त होती है, ठीक। सरकार अब नागरिकता जैसे मिलती है वैसे कुछ कुछ कारणों से समाप्ति भी होती है। कैसे होती है देखिए, तो जैसे एक तो होता है कि आपने स्वेच्छा से नागरिकता त्याग दिया, आपने बोला भाई मुझे नहीं चाहिए। जो रिपोर्ट है वो कहती है कि प्रत्येक वर्ष, ठीक है, लगभग 1.5 लाख लोग जो है वो भारतीय नागरिकता जो है वो छोड़ देते हैं। ये मेंस का वो है, फैक्ट है। तो अप्रॉक्सीमेटली है, कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब जितना बता दिया उतना पत्थर की लकीर, नहीं। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भी मैंने बताया आपको समाप्त हो जाएगी। जैसे बीच में हुआ था ना, ये अक्षय कुमार जो ये हैं फिल्म स्टार, इन्होंने कनाडा की वो ले रखी थी सिटीजनशिप। तो जैसे ही इन्होंने कनाडा की इनको सिटीजनशिप मिली, तो इनकी जो इंडियन सिटीजनशिप है, भारतीय नागरिकता है, वो समाप्त हो गई, ठीक, याद रखिएगा। अभी इन्होंने हाल फिलहाल में, क्योंकि उसका कुछ प्रोसीजर है, तो उसमें फिर से इन्होंने अप्लाई किया था, और इनको फिर से जो है वो वहाँ की नागरिकता इन्होंने छोड़ दी, और यहाँ की नागरिकता इन्होंने फिर से ले ली, ठीक है, भारतीय नागरिक फिर से हो गई है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और सरकार द्वारा वंचित करने पर, सरकार आपने कुछ ऐसा कर दिया, आपने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जिससे सरकार ने कुछ नियम कानून बना के आपकी नागरिकता छीन ली, ठीक है, ये हो गया। भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ये इसके कुछ प्रावधान याद रखिएगा। मेंस में जिस साल ये बना था उसी के शायद उसी ईयर या उसी के नेक्स्ट ईयर में ये मेंस में UPPCS में पूछा गया था, ये इसके प्रावधान के बारे में या इस पर टिप्पणी करने के लिए पूछा गया था।
तो एटलीस्ट आपको प्रावधान तो पता होने चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। तो ये नागरिकता देता है किसको किसको, कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे। तो ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 3 देश ऐसे हैं जहाँ अल्पसंख्यक, यानी कि ये तीनों देश बेसिकली हैं इस्लाम कंट्रीज़, ठीक है। यहाँ पे इस्लाम बहुसंख्यक में है, मुस्लिम जो है यहाँ पे बहुसंख्यक है। तो यहाँ पे अल्पसंख्यक कौन है? तो यहाँ पे अल्पसंख्यक आपके हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये लोग यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं। और इतने अल्पसंख्यक हैं कि पूछिए मत। इनकी आज़ादी के समय की अगर बात करें, 1947 में अगर बात करें, तो लगभग जो है भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पे अल्पसंख्यकों की संख्या बराबर थी। लेकिन आज देखिए, अगर आप पाकिस्तान में, यहाँ भारत में तो अल्पसंख्यक अभी बहुसंख्यक हो गए, 20 करोड़ से ऊपर जनसंख्या हो गई इनकी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान या अन्य किसी देश में देखिए, चाहे अफ़गानिस्तान में, चाहे उधर बांग्लादेश में देखिए, यहाँ पे अल्पसंख्यकों की बहुत बुरी हालत है, ठीक है। इस वजह से ये जो है नागरिक संशोधन अधिनियम लाया गया, और ये पहली बार नहीं किया गया है, ठीक है। इसको बीच में इतना लोगों ने मिस इंटरप्रेटेट किया कि लोगों को इस तरीके से बरगलवाया कि आप मतलब जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनको सबको ऐसा बताया गया, या जो भी कहिए, इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व थी, राजनीति भी की गई, उनको सही तरीके से चीज़ें बताई नहीं गई। उन्होंने मतलब इसका विरोध किया, और बहुत दिनों तक, याद होगा आपको, दिल्ली में, वो जगह का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, वहाँ पे बहुत दिनों तक इसके ऊपर प्रोटेस्ट चलता रहा, ठीक है। वो मतलब उस पर बैठे रहे सड़क पर, और बैठे ही रहे, बहुत दिनों तक बैठे रहे, जब तक कि वो कोरोना नहीं आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसमें किसी की नागरिकता छीनने की बात ही नहीं करी गई है, इसमें सिर्फ नागरिकता देने की बात की गई है। मतलब इतना समझने वाली बात है ये, कि यहाँ जो रह रहे हैं भारत में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, उनकी नागरिकता इसमें छीनने की बात ही नहीं करी गई है, ठीक है। चलिए, तो ये मतलब जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। भारत में नागरिकता से संबंधित कानून कौन बना सकता है? तो मैंने बताया आपको, संसद बना सकती है, ठीक है। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख है, बिल्कुल है, 2 से भाग 2 में 5 से 11 तक, ठीक है। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है, तो एकल नागरिकता प्रदान करता है, ठीक। अमेरिका में नागरिकता दोहरी होती है। भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष व्यतीत करने होते हैं? तो ये 7 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं, ये बता दिया हमने, मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29, 30, ठीक। मूल अधिकार के बारे में हम बात करते हैं। मूल अधिकार जो है बहुत ये एक तरीके से वाइटल पार्ट है। मूल अधिकार जो है उससे जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। आप PYQ उठा के देखिए, दुनिया भर के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में है, ठीक है। भाग 3 में संविधान के अनुच्छेद अगर बात करेंगे तो 12 से लेके 35 तक, मतलब 12 से लेके 35 तक के अनुच्छेद में अलग अलग तरीके के अलग अलग जो है मौलिक अधिकारों की बात करी गई है, ठीक। मूल अधिकार जो है वो संरक्षक कौन है इसका? तो न्यायपालिका है। पूछता है ये, तो याद रखिएगा कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है, ठीक, याद रखिएगा। अमेरिका से ये लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। पूछता है कि कहाँ से मूल अधिकार लिए गए हैं, किसकी मतलब किस देश के संविधान से ये प्रेरित है? तो ये भारतीय संविधान, ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। संख्या इनकी कितनी कैसे है? तो मूल संविधान में तो 7 थे, क्योंकि जो ये था संपत्ति वाला जो अधिकार था उसको चेंज करके हटा दिया गया था, उसको विधिक अधिकार बना दिया गया था, और वर्तमान में अभी सिर्फ 6 अधिकार हैं, ठीक है। ये न्यायोचित हैं, वाद योग्य हैं, यानी कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये वाद योग्य होते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है कि वाद योग्य, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सॉरी, देखिए, आधारभूत सिद्धांत संरचना का जो सिद्धांत है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये मेंस में बहुत पूछता है ये प्रश्न, ठीक है, आपको ये वैसे पता होना चाहिए। आधारभूत संरचना का जो सिद्धांत है, संरचना का सिद्धांत है, वो कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, इसकी एक लंबी फहरिस्त है, ठीक है। आपको मैं ये मतलब बहुत अच्छे तरीके से अभी नहीं समझाऊंगा, यहाँ पे जस्ट मोटा मोटा समझाऊंगा। लेकिन आधारभूत का सिद्धांत या संरचना का सिद्धांत अगर आपको समझना है तो दिव्य कीर्ति सर का एक वीडियो है, दृष्टि IAS का, वो देख लीजिएगा आप लोग, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। वो देखिएगा, वो 1-1.5 घंटे या 2 घंटे का वीडियो है, या ज़्यादा का भी हो सकता है। लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरी घटनाएं, मतलब एक
क्रम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो उसको मैं रिकमेंड करूँगा, आप देख लीजिएगा, ठीक। ये शंकरी प्रसाद वाद हुआ था 1951 में हुआ था। उसी से ये सब कहानी यानी पृष्ठभूमि जो ये आधारभूत संरचना का सिद्धांत है ये यहीं से शुरू होती है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया था, वो बताया गया था 1973 में जो केशवानंद भारती वाद होता है वहाँ पे ये जाके आधारभूत संरचना वाला सिद्धांत निकल कर सामने आता है। लेकिन शुरुआत यहाँ से हो जाती है कि कुछ कुछ चीज़ें जैसे होती है ना कि भाई पृष्ठभूमि तो तैयार होती है किसी न किसी चीज़ की, तो वहाँ से शुरुआत होती है। तो यहीं से शुरुआत हुई थी। संसद के संविधान में संशोधन शक्ति होती है, ठीक है, इसमें शामिल है। मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकते थे, ये इस वाद में कहा गया था। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द का तात्पर्य साधारण विधि से है, ये कहा गया था, न कि संविधान संशोधन की अधिनियम। यानी कि ये जो वाद हुआ था इसमें ये दो चीज़ें कही गई थी कि संविधान जो है वो संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में इवन की मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। और एक कहा कि जो अनुच्छेद 13 है उसमें विधि जो शब्द लिखा हुआ है उसके अंतर्गत ये संविधान संशोधन अधिनियम नहीं आता है, ये ऐसा कहा गया था। अतः अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद किसी भी मूल अधिकार को समाप्त कर सकती है, ऐसा इस केस में कहा गया। अब आता है इसके बाद गोलकनाथवाद, ठीक है, इसी के बाद आते हैं सब, ये धीरे धीरे सभी में बन रहा है ये। इसमें क्या कहा था, तो इसमें कहा था कि मूल अधिकार सर्वोत्तम और अडिग हैं, अतः संसद किसी मूल अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती, इसमें ये चीज़ कही। और एक चीज़ कही, संविधान संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि का कार्य करता है। यानी कि जो संविधान जो अनुच्छेद 13 में जो बात लिखी गई है विधि के बारे में, वो संविधान संशोधन भी उसके अंतर्गत आता है, ठीक। फिर उसके बाद 24वां संविधान संशोधन किया जाता है इसके बाद 1971 में। उसमें अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद 368 में कुछ संशोधन कर दिया जाता है। फिर संसद पुनः किसी मौलिक अधिकार को कमज़ोर या समाप्त करने को अधिकृत कर दी जाती है। ये एक तरीके से जो कार्यपालिका है या जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो विधायिका है उसके बीच और जो आपकी न्यायपालिका है इसके बीच ये तनातनी चल रही थी। 1951 से शुरू हुआ, ये अभी चल रहा है, ठीक है। उसके बीच में संशोधन भी हो गए, ठीक है। उसमें संशोधन करके ये लगा दिया गया, ये जो 24वां संविधान संशोधन था इसमें ये चीज़ मतलब संशोधित कर दी गई, ये दे दिया गया अधिकार संसद को, ठीक है। फिर आता है जो मेन संविधान संशोधन जो ये केशवानंद भारती वाद में, जिसमें कि जो आधारभूत संरचना का सिद्धांत निकल कर सामने आता है, यहाँ पे आता है केशवानंद भारती 1973 में। गोलकनाथवाद के निर्णय को यहाँ पे पलट दिया गया, ठीक है। जो गोलकनाथ जो हुआ था निर्णय उसको पलट दिया गया। संविधान संशोधन इसमें जो 24वां था इसको वैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। इसको वैध घोषित कर दिया गया कि बोला भाई ठीक है, जो 24वें में आपने किया था वो ठीक है, आपने कर दिया, उसको हम मान लेते हैं कि सही है। लेकिन मूल संरचना का सिद्धांत यहीं से प्रतिपादित होता है कि संशोधन तो कर लोगे आप, लेकिन उसके जो मूल सिद्धांत है, जो मूल आधार संरचना है, उसमें आप किसी में भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ इस वाद में ये बताई गई थी। परंतु संविधान की मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये चीज़ इसमें कहा गया था। तो ये याद रखना, ठीक, ये चीज़ है इसमें। तो इसको यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य वाला आगे वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।